550 करोड़ रुपए की विकास कार्य शुरू हो चुकी। एक बात और करना है दीदी, यहाँ एक बड़े महादेव का मंदिर है, हजारों साल पुराना बताते थे। हमारी सुर्खी को हर क्षेत्र में विश्व प्रदर्शन पर ले जाने वाले हमारे भैया हीरा सिंह जी पुष्पगुच्छे से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप लोग सभी स्वागत करें। हमारी सुर्खी को विश्व परिदर्शन पर सम्मानीय जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि भाई उमा श्री दीदी का माल्य पुष्पगुच्छे से स्वागत करें। कमल उर्मी जी सिहोरा मंडल अध्यक्ष से भी निवेदन करेंगे कि भाई उमा दीदी जी का स्वागत करें। और जगदीश लोधी जी सुर्खी से अनुरोध करेंगे कि भाई उमा दीदी को मुकदर से उनका भेंट करेंगे। लोधी समाज के लोग भेंट करेंगे। अब मैं हमारे बीच में हमारे प्रदेश महामंत्री श्री तो उन्होंने उस समय आप सभी से एक वचन मांगा था कि आदरणीय गोविंद सिंह जी को आप लोग प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। मैं विजय की माला आप लोगों के कहने पर पहना दूं और आप सभी ने उस समय आश्वस्त किया था कि आप हमारी नेता हैं। आपने जब जो कहा है हमने वो किया है और आपने यदि आदेश किया है तो 41,000 मतों से यह परिणाम है जिसके कारण गोविंद सिंह राजपूत जी विजयी हुए हैं। साथियों, नेता के साथ साथ हम जब उनको बुआ जी कहते हैं तो केवल बुआ जी इसलिए नहीं कहते। यहाँ का बच्चा और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सागर जिले के मंचस्थ सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं। जब बुआ शब्द मुंह से निकलता है तो वह परिवार का एक बड़े सदस्य के रूप में निकलता है। जब हम बुआ किसी को बोलते हैं तो एक अपनत्व और ममता का ममतत्व तो उनके साथ झलकता है, उनको हम बुआ बोलते हैं। मुझे याद है चिरायू में जब पिताजी एडमिट थे उस समय परिवार में कोई ये बताने तैयार नहीं होता था कि आज इसे क्या परिणाम उसका हुआ है, क्या घटना घटी है। लेकिन उस समय भी मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद आदरणीय बुआ जी चिरायू हॉस्पिटल में आई और हमारे पूरे परिवार को संभालने का काम आपने किया था। इसलिए पूरा का पूरा परिवार और हम सभी जीवन भर आपके कृतज्ञ हैं, आपके ऋणी रहेंगे। इसलिए मैं बहुत पार्टी की ओर से, हम सभी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के जिले के एक कार्यकर्ता की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 3 में लगाया वो आज वट वृक्ष बन चुका है और उसमें गोविंद भाई जैसे लोग, हम जैसे लोग और हमारे अध्यक्ष जी जैसे लोग उस वट वृक्ष के नीचे पल रहे हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। झांसी नगर के इस प्रांगण में पूरा आज उमा जी हमारे बीच में है। जब चुनाव में आपका कार्यक्रम बन रहा था, बहुत व्यस्तता थी, 28 जगह चुनाव थे और बहुत जगह दीदी की मांग थी। पर मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो दीदी सुर्खी ना आ पाए और कुछ गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहला चुनाव जब 2003 में दीदी की पूरी जगह आंधी थी, उस जमाने में सागर संभाग पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। सागर संभाग में अकेले एक सीट जीती थी, वो आपके आशीर्वाद से मैं जीत गया था। तो दीदी पूछती थी, गोविंद तुम जीत कैसे गए? हम कहते थे कि आपकी कृपा रही, आपका आशीर्वाद बना रहा, शायद इसलिए बच गए। तो वो हवा में, आंधी में बड़े बड़े पेड़ गिर गए, बड़े बड़े झाड़ गिर गए। हम लोग विधानसभा में मात्र 230 में 38 विधायक चुन के गए थे। ऐसे बैठते दिखते ही नहीं थे। 8-10 गायब हो गए तो लगत तो विधानसभा में विपक्ष खत्म ही होगा। फिर एक ऐसा मौका भी आया जब हम मात्र
141 वोट से हार गए और 141 वोट से हम हारे। दीदी को शायद याद नहीं होगा, दिल्ली में एमपी भवन में दीदी मिली तो मैंने पांव पड़ के बोला, दीदी आपकी कृपा से हम हार गए। आप अगर एक सभा करने बिलेहरा ना आती तो 141 वोट कोई मायने नहीं रखते थे, हम 500 से जीत जाते। तो वो पीड़ा भी थी, वो डर भी था, इसलिए हम बार बार दीदी से कहा, दीदी हम जीते हारे मगर आप एक बार सुर्गी आ ही जाओ। और फिर आपका सुर्गी आना हुआ, ऐतिहासिक बिलेहरा में सभा हुई और आपके आशीर्वाद से आप सब ने ऐतिहासिक वोटों से मुझे न केवल जिताया बल्कि सुर्गी को आशीर्वाद दिया। ये सच है जो हम अपने मन की, दिल की बात और डर की बात आपके सामने बोल रहे हैं, क्योंकि एक समय था, हमने बहुत समय भी देखा है। विधानसभा में जब हम लोग बैठते थे और दीदी को हमने पहली बार बोलते हुए सुना। मैं 6 विधानसभा के चुनाव लड़ चुका, पहली बार मैंने ऐसा देखा कि विपक्ष की सुई गिरे तो सुई की आवाज नहीं आ रही थी। नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती जी का पहला भाषण विपक्ष को टोकाटाई करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे सुन रहे जैसे प्रवचन सुन रहे हो, एक भी आवाज नहीं। यहां तक कि जब दीदी ने दृष्टांत सुनाए तो कई लोगों को रोना आ गया था, आंखों में आंसू आ गए थे, भावुक हो गए थे। ये पहला भाषण जो दीदी का था, सबके दिल और दिमाग में और भावनाओं के साथ आंखों के सामने उनके चेहरा, आज भी मुझे वो 2003 की विधानसभा का दीदी का बोलना आज ही मुझे याद आता है। ये प्रेम, हमेशा निष्पक्ष कहना, कोई भी बात बिना डर के कह देना, ये नहीं सोचना आगे पीछे क्या होगा। दीदी का मन बहुत ही जो अंदर है वो बाहर है। हालांकि बहुत साफ बोलने वाले व्यक्तियों को फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। दीदी आप यहां स्वभाव हमारा है, कभी कभी हम कुछ ही बोल जाते हैं, मन में कुछ नहीं रहता, बोल जाते हैं, उसके नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में लोग कहते हैं यार गोविंद सिंह जो अंदर से है वो बाहर है। क्योंकि सबसे खतरनाक लोग वो हैं, अंदर से तुम्हें गाली दे रहे हो, बाहर से कह रहे आओ भैया कैसे हो, कक्का ठीक है, भाभी ठीक है, अंदर से कह रहे हो कभी घर से भागे जो क्या को आगा सुबह सवेरे। ऐसे लोगों से सच बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, कड़क बोलने वाला आदमी हमेशा साफ होता है। यही हमने आपसे सीखा है। मुझे हम सब लोगों को बहुत खुशी है कि आप यहाँ पधारी हो। जो आपने वचन दिया था कि मैं सुर्खी आऊंगी, आपने सिंधिया जी से कहा, गोविंद से कहो सुर्खी व्यवस्था करें। तुरंत मुझे फोन आया सिंधिया महाराज जी का, मुझसे पहले कह चुकी थी, पर इस समय इतनी कटाई चल रही है दीदी हमारे यहाँ कि आप हर कभी पानी गिर जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं। मुझे लग रहा था लोग कैसे आएंगे, लेकिन मैं खुशी से, और आपका जो एक आभा मंडल है, जो आपका चुंबकीय प्रभाव है, उसको सुनने के लिए ये पूरी विधानसभा से लोग यहाँ पधारे हैं। हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आपने यहाँ हम लोगों को मौका दिया, इसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। यहाँ जयश्रीनगर के लोगों की बहुत दिन से मांग है कि यहाँ से सीधी बस भोपाल के लिए नहीं है, तो 4 दिन के अंदर हम 2 बसें जयश्रीनगर से भोपाल को शुरू करवा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब दीदी को सुनने आए हैं, बीच में हम नहीं चाहते हम बीच में बाधक बने। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।
विधायक, शासन में मंत्री श्री गोविंद सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सभी भाजपा के सम्मानीय पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, उपस्थित माताओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज रानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस के सप्ताह का दूसरा दिन है, इसलिए मैं कल लखनऊ में थी। कल्याण सिंह जी और हम एक साथ वहाँ इकट्ठे हुए और रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस समारोह वहाँ पर मनाया। किसी किसी की मृत्यु दुखद होती है और किसी की मृत्यु समारोह में बदल जाती है। जब कोई देश के लिए कुर्बान होता है तो फिर हम उसको मृत्यु नहीं कहते, उसको शहादत कहते हैं और वो समारोह में बदल जाती है। लेकिन मेरे मन में ये अंदाज नहीं था कि आज वो दिन हो सकता है। ये तो संयोग की बात थी कि मेरी इच्छा थी कि, तो इसलिए मैंने गोविंद जी को फोन किया कि गोविंद भैया प्रोग्राम करो, और ये तारीख तय हो गई। आपने देखा होगा मेरी बैठे बैठे आंख झपक गई थी, क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ। एक कर्नाटक की महिला संत हैं, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला है, अमेरिका से PhD, लेकिन वो साधु। गोविंद जी से उनके भाई साहब बता रहे थे, उनका भी मेरे प्रति स्नेह था, ये आज पता लगा परिवार का। लेकिन गोविंद जी मुझे जब भी मिले मध्य प्रदेश भवन में, वो मेरे को बहुत सम्मान दिखाते थे। उनकी तरफ से सम्मान के भाव में कमी नहीं रहती थी। उन विचारों ने मुझे कहा भी कि दीदी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप नहीं आना, जब वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। तो मैंने उनको कहा भैया मैं आपसे बहुत स्नेह रखती हूँ, लेकिन मेरे तो स्वभाव में ही नहीं है धोखा देना, इसलिए मैं तो बीजेपी के प्रचार में जरूर आऊंगी। और मैं यहाँ आई, और इसलिए जब वो चुनाव लड़े तो मेरे मन में वो बात थी कि गोविंद जी अब बीजेपी में आ गए हैं, उनके लिए वोट मांगने जाना चाहिए। और मैं उनका स्वभाव जानती हूँ। अंग्रेजी में एक लाइन बोली जाती है, नॉट टर्निंग एनी स्टोन अनटर्न, मतलब वो कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, जीतने की कसर नहीं छोड़ते हो, मतलब वो हर कोशिश करेंगे जीतने की। तो मुझे पता था उनको जीत ही जाना है, लेकिन फिर भी मन की शंका थी कि जाना जरूरी है, इसलिए आपके बीच में आई थी। और आपका बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ, आपकी वजह से मेरी इज्जत है, और इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। मैं आपको बताऊं, हीरा सिंह जी बता रहे थे मेरे बारे में, आप यकीन करो मैं अपने बारे में आपको सच्ची बात बताती हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार सा ही इंसान हूँ, बुद्धू सा। मेरे ऊपर भगवान की कृपा बहुत है, ईश्वर की बहुत ज्यादा, और वो कृपा क्यों है वो रहस्य भी मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरे को कोई भी कठिनाई आएगी मैं उससे पार हो जाऊंगी, और पार हो जाऊंगी तब समझ में आएगा कि अरे मैं तो कठिनाई में थी। मतलब जब तक कठिनाई रहेगी तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे कोई कठिनाई है। ऐसे लगता है जैसे भगवान हाथ पर उठा लेते हैं। और इसलिए मैं ये जानती हूँ कि ईश्वर की कृपा ही कारण है। राजनीति में आने के पीछे भी कोई मकसद नहीं था। हीरा सिंह जी बता ही रहे थे, मेरे मकान का लेआउट प्लान उन्होंने बनाया। मेरा मकान तब बना है जब मैं राजनीति में थी ही नहीं, और वो टीकमगढ़ जिले का सबसे सुंदर मकान माना जाता था। हाँ, SP के बंगला का सामने और कलेक्टर के बंगला मेरे पीछे था, और उस मकान को देखने के लिए लोग गिर पड़ते थे स्कूटर से, मुड़ के देखते थे इसलिए। और ये तब की बात थी जब मैं राजनीति में ही नहीं थी, और 20 साल की मेरी उम्र थी, और इतना सुंदर बंगला था। मेरे पास 2-3 गाड़ियां थी, मुझे कोई कमी नहीं थी जिंदगी की, में कोई अभाव नहीं था। लेकिन फिर भी राजनीति में आने का विचार बना, और वो विचार मात्र इसलिए बना क्योंकि मैंने अपने गांव में बहुत गरीबी और शोषण और अन्याय होते हुए देखा। तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत गलत बात है, और बस भिड़ गई मैं। और धीरे धीरे वो बात इतनी बढ़ गई कि राजमाता सिंधिया जी ने कहा कि अब आपको बाकायदे राजनीति में आकर के सांसद बन करके चुनाव लड़के गरीबों के लिए और जोर से संघर्ष करना चाहिए। तो हुआ ये कि सरकार बनते ही हमारी सरकार भी बन गई, तो पटवादी से ही भिड़ गई। क्योंकि मैं तो ये मानती थी कि
मुझे तो जनता का साथ देना है और किसी का साथ नहीं देना है। तो पटवा जी ने मुझे समझाया कि आप मेरा ही विरोध करती हैं। मैंने कहा हाँ, कार्यकर्ताओं पर इतने केस लगे हैं, वापस करिए, लोगों की जमीनें कब्जे में हैं वो छुड़वाइए, यही तो आपका काम है, इसी के लिए हमारी सरकार बनी है। फिर बाद में उनकी समझ में आया कि ये इसी प्रकार की प्रकृति की है, तो फिर मेरा उनके संबंध सामंजस्य हो गया। उसमें श्रीमती पटवा जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा, पटवा जी की पत्नी का हम दोनों के संबंध ठीक करवा देने में, क्योंकि मुझे बेटी जैसा मानती थी। फिर राम जन्मभूमि आंदोलन आया तो मुझे लगा कि मुसलमानों का मक्का मदीना है, ईसाइयों का वेटिकन सिटी है और हिंदुओं के अयोध्या, मथुरा और काशी है, तो यहाँ मत्था टेकने का अधिकार मुझसे क्यों छीना जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है मेरे साथ और सारे हिंदू समाज के साथ। और इसलिए मैं उसमें भी भागीदारी की और भगवान की दया देखी, उसमें मेरा बहुत नाम हो गया। और मेरा नाम तब हुआ है जब ये होर्डिंग पोस्टर नहीं लगते थे, जब सोशल मीडिया नहीं होता था, जब टीवी वगैरह पर प्रचार नहीं होता था, अखबार में भी इसी खबर छपती थी, लेकिन भगवान की कृपा थी तो उनकी वजह से खूब प्रतिष्ठा हुई, खूब नाम हुआ। फिर तिरंगा आंदोलन हुआ तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि हुगली में, कर्नाटक में एक कोने में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद क्या बोलते हैं नमाज पढ़ते थे, तो इसलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी वहां तिरंगा नहीं फहराने देते थे सरकार के लोग। तो मैंने कहा भैया ये लाहौर और कराची थोड़ी है कि हम तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे, क्यों नहीं फहराएंगे तिरंगा? और इस पर बड़ा भारी आंदोलन युवा मोर्चे का हुआ और अंत में हमने लाठी गोली की परवाह नहीं की और वहां तिरंगा फहरा दिया। और फिर बाद में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार ने कहा, क्योंकि हमने कहा हम 26 जनवरी को भी आएंगे तिरंगा फहराने, 15 अगस्त को हमने कहा, तो सरकार ने कहा कि नहीं 26 जनवरी को हम फहराएंगे, तो मुसलमानों ने कहा कि नहीं हम ही फहरा देंगे, सरकार की जरूरत नहीं है। और ऐसे करके इतना प्यारा समारोह पूरा उस आंदोलन का। इसके बाद मध्य प्रदेश में बिल्कुल चिमटा गाड़ के बैठे हुए थे दिग्विजय सिंह जी और कह रहे थे कि लालू यादव मेरे गुरु हैं और लालू ने अगर 4 बार सरकार बनाई है तो मैं कम से कम 3 बार तो बनाऊंगा। तो मैंने कहा मैं गुरु को भी हराऊंगी और चेला को भी हराऊंगी। और अंत में यहाँ पर हमारी सरकार बनी। फिर मुझे बिहार का प्रभारी बनाया गया तो मैं वहां भी नीतीश कुमार जी का राज तिलक करके आ गई और ऐसा करके मेरी बात पूरी हुई। अब आप कहोगे कि मैं बड़ी महिमावती हूँ, बिल्कुल ही नहीं हूँ। आप कभी मेरे साथ रहना 1-2 घंटे तो आपकी समझ में आएगा कि तो बिल्कुल महाबुद्धू किस्म की इंसान है। लेकिन मैंने कहा ना, मैं भगवान की कृपा बहुत रहती है मेरे ऊपर, उसके कारण ऐसा होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब सरकार बना ली, तिरंगा के लिए छोड़ दी, फिर बीजेपी से निकाल दिए गए, फिर वापस ले लिए गए, फिर गंगा का मंत्रालय मिला। जब काम हो गया 2016 में गंगा की योजना का कैबिनेट अप्रूवल हो गया और टेंडरिंग की प्रोसेस शुरू हो गई। केन बेतवा क्योंकि रिवर इंटरलिंकिंग की मेरे पास थी, उसकी भी प्रोसेस शुरू हो गई। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी प्रोसेस शुरू हो गई। मेरा मंत्रालय का 1.5 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन मैं एक चवन्नी बचाती थी, कोई पब्लिसिटी की कोशिश नहीं करती थी। और फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि गंगा को अगर ठीक करना है तो अकेले सरकार से काम नहीं चलेगा। अब मेरी इच्छा है कि मैं मंत्री पद छोड़ के गंगोत्री से गंगासर तक पैदल चलूं। प्रधानमंत्री जी गुस्सा हो गए, नहीं सुनना मेरे को तुम्हारी ये बात, उन्होंने कहा। फिर मैंने अमित शाह जी से कहा, अमित जी ने कहा कि दीदी आप इस कार्यकाल को पूरा करो। तो मैंने वो कार्यकाल पूरा किया, लेकिन मैंने पहले ही घोषणा कर दी कि हम 19 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, 24 का लड़ेंगे और हम अभी गंगा के किनारे चलेंगे। तो मैं चली गंगोत्री से, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऋषिकेश में एक छोटी सी जगह पे मैं गिर पड़ी, पाँव में 2 फ्रैक्चर हो गए, बाएं पाँव के पंजे में प्लास्टर चढ़ गया। प्लास्टर कटा तो फिजियोथेरेपी शुरू हुई, भोपाल में आ गई तब तक। और फिजियोथेरेपी खत्म होने ही वाली थी कि लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, चुनाव आ गया। कोरोना काल में ही अचानक ऐसा माहौल बना मध्य प्रदेश में कि लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए, गोविंद जी आ गए, ज्योतिरादित्य जी आ गए, तैयारी शुरू हो गई सबके आने की। और ऐसी स्थिति में उपचुनाव हो गए। तो शिवराज जी ने मुझे कहा कि उपचुनाव में आप हमें समय दीजिए। मैंने कहा मैं आपको समय दूंगी, आप निश्चिंत रहिए, आप जहां कहेंगे मैं वहां जाऊंगी।
क्योंकि मध्य प्रदेश की हालत खराब है। मध्य प्रदेश में कौन सरकार चला रहा है क्लियर नहीं हो रहा है। कमलनाथ जी निकलते नहीं हैं। आज मैं कह रही थी एबीपी के कनक्लेव में कि वो एक फिल्म थी मिस्टर इंडिया, उसमें एक हीरो था जो दिखता नहीं था, तो मैंने कहा वो मिस्टर इंडिया हो गए थे। और जो सामने आते थे उनसे मध्य प्रदेश की जनता आज तक चिढ़ती है, दिग्विजय सिंह से। तो इसलिए हालत ये हो गई, और ज्योतिरादित्य का इतना अपमान होने लगा वहां पर, और हालात ऐसे बन गए कि उनके साथियों का भी अपमान होने लगा। तो कांग्रेस की अंत में जो स्थिति बनी कि यहाँ पर सब लोग बड़ी रिस्क लेके भारतीय जनता पार्टी में आए। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज भी मैंने एबीपी में चैनल में ये बात कही कनक्लेव में, कि जो लोग आए उसमें बहुत सारे लोग तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़ करके फिर से चुनाव लड़ने का खतरा लेना ये साधारण बात नहीं होती है। ये कहाँ लिखा है कि तुम जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत आदमी तभी करता है जब उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ हो और जहां वो जा रहा है उस पर उसका विश्वास हो, उसकी विचारधारा पर उसकी आस्था हो। और इसलिए गोविंद जी और उनके बहुत सारे सहयोगी भाजपा में वापस आए। अब बंगाल में चुनाव चल रहा है, हम बंगाल में भी चुनाव जीतेंगे। ममता बनर्जी ने कहा खेला हो गए, उनने कही जय श्री राम, हमारे लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा जय दुर्गा मैया। तो फिर अंत में मोदी जी ने कहा कि नहीं खेला नहीं हो गए, विकास हो गए। विकास बंगाल का मुख्य मुद्दा होगा, राष्ट्र की सुरक्षा बंगाल का मुख्य मुद्दा होगी। बंगाल में इतने घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, वो सब ममता बनर्जी से संरक्षण लिए हुए हैं। देश बहुत बड़े संकट में है क्योंकि बंगाल बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनको भी वहां पर बुलाया गया है वहां पहुंच जाइए। मैं भी वहां जाने वाली हूं और बंगाल को मुक्त कराइए घुसपैठियों के शिकंजे से, क्योंकि वो बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए हैं और सभी लोग उनके पक्ष में बोलने लगे हैं। उनका नाम लेने वाली भजन मंडली कहा जाता था, लेकिन हमने सरकार चला के दिखा दी। शिवराज जी की सरकार के परसों 1 साल पूरा हो जाएगा नई वाली सरकार का। कितनी कठिनाई में ये सरकार चली है। शिवराज थे और ये 5 मंत्री थे, लॉकडाउन था, कोरोना था, उपचुनाव थे और उसी में विकास के काम थे, लोगों को किए गए वायदे थे और बीच में भयानक गर्मी थी और कोरोना का काल था। ये जीवन और ये हिम्मत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही हो सकती है, मैं आपको बताऊं, जो करके दिखाई। और यहां भी इस चुनाव में भी आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के चरित्र की विशेषता उपचुनाव में देख ली होगी। अटल बिहारी लखनऊ में थी तो वहां भी मैंने सबसे कहा, यही कल्याण सिंह जी भी थे, कि वो जो गंगा जी ऋषिकेश में बैठी हुई है ना, एक मूर्ति है और 3 कलश हैं जो मुझे गंगा सागर में विसर्जित करने हैं जल, वो वहीं रह गए फ्रैक्चर होने के बाद। फिर प्लास्टर करना, फिजियोथेरेपी हुई, फिर लॉकडाउन हो गया। अब जब तक मैं गंगा सागर गंगा जी को नहीं पहुंचा दूंगी तो यही दुखदायक है नित छाती और भूख न बासर नींद न राती, ऐसा मेरा हाल हो गया है। मैं एकदम बेचैन रहती हूँ, भयानक, कि इन गंगा जी को मैं पहले गंगा सागर पहुंचा दूं, फिर बाद में राजनीति देखेंगे, बाद में चुनाव देखेंगे, बाद में आगे की बातें देखेंगे। सो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज मुझे जी भर के जरा आशीर्वाद तो दे दो कि मेरा पाँव खराब हो चुका है, बायां पाँव पूरी तरह से खराब हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि इतना जबरदस्त दोनों फ्रैक्चर हुए हैं उन पाँव में, पंजे में नीचे, कि एक दिन में 3-4 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकती, और अगर ज्यादा चलूंगी तो पाँव इतना सूज जाएगा कि फिर कई दिनों तक चलना बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में 2100 किलोमीटर तक मुझे गंगा सागर तक गंगा ले जानी है। अब ये बात मेरे मन में ऐसी जिद होकर के बैठ गई है, और उसका कारण यह है कि गंगा हिमालय से निकलती है, ब्रह्मा के कमंडल से, महादेव की जटाओं से, और गंगा सागर में विष्णु के चरणों में जाती है, तब वो पूर्णता प्राप्त करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब गंगा हिमालय से गंगा सागर तक पहुंच जाएगी तो भारतवर्ष को पूर्ण विकास की प्राप्ति होगी। ये पूर्ण विकास होगा भारतवर्ष का, क्योंकि गंगा ही भारतवर्ष का प्राण है। देवराव बाबा कहा करते थे कि गौ भारत का मन है, गंगा भारत का प्राण है और गायत्री भारत की वाणी है। जो गायत्री मंत्र है वो भारत माता की वाणी है, और जो गौ माता है वो भारत माता का मन है, और जो गंगा है वो भारत माता के प्राण हैं। इसलिए अगर भारत के प्राण को बचाए रखना है तो गंगा की धारा को अखंड और अविरल बनाए रखना होगा।
और वो जगह जगह पर खंडित हो गई है और प्रदूषित हो गई है। सरकारी योजना मैंने बिल्कुल ठीक से बना दी है और उस योजना का शिलान्यास करके ही मैंने छोड़ा है और उसकी इतनी प्रशंसा हुई है कि लोग कहते हैं कि दुनिया में किसी भी नदी के लिए बनाई हुई ये सबसे अच्छी योजना मानी गई है, लेकिन उसको समय लगना है पूरी तरह से क्रियान्वित होने में। जब मैं पार्टी से निकाल दी गई थी और भोपाल से अयोध्या पहुंची थी तो मैंने सबको कहा था कि 14 जनवरी को पहुंचूंगी, तब तक सब लोग एक दिया जलाना मेरे नाम का कि हे भगवान इसको अयोध्या पहुंचा दो। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है, आपकी बिटिया हूं मैं, आपके घर आंगन में पल के बड़ी हुई हूं, कि आप फिर से वैसे ही दिया जलाओ कि जैसे बने इसको गंगा सागर तक पहुंचा दो ताकि ये आगे की राजनीति ठीक से कर सके। नहीं तो मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, मैं पूरे टाइम एकदम सोचती सी रहती हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मुझे गुस्सा भी आया गंगा पे, जिस दिन मैं गिर पड़ी उस दिन तो इतनी गालियां दे रही थी आपको गंगा मैया कोई कि तुम्हारे पीछे सब छोड़ के चले, सर्वस्व छोड़ दिया और पटक दिया मेरे को यहाँ पे। फिर वहां बहुत साधु संत आए ऋषिकेश के जंगलों में से मुझे समझाने के लिए कि गंगा बहुत परीक्षा लेती है। उनने भागीरथ की बहुत परीक्षा ली थी क्योंकि आप एक बज्री संकल्प लेके चली हैं। आपके मन में ये नहीं है, मेरे मन में ये नहीं है कि मैं वो लुटिया का गंगा जल भर पहुंचाऊं। मेरे मन में है कि गंगा अविरल हो, अखंड हो, निर्मल हो और भारतवर्ष को प्राण देने वाली धारा वो बनी रहे, ये मेरे मन में है। और इसलिए जो कठिन संकल्प है इसके पीछे मैं बिल्कुल मर जाने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसलिए भी मेरे मन में था कि आज आपसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी। अब जरा उठाइए दोनों हाथ और बोलिए गंगा मैया की। अब मैं गोविंद भैया से कहूंगी कि जब मैं प्रारंभ करूं यात्रा का तो उस समय पे यहाँ के जो भी लोग आना चाहें वो आप शरीर नहीं रहा, हम आपका शरीर बनेंगे और आपकी आत्मा को हम अपने अंदर जीवंत बनाए रखेंगे। और यहाँ पर शिवराज की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार आपके सपनों को पूरा करेगी। और इन्हीं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। गोविंद भैया को विजय दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे सिर पर आपका हाथ है, बस यही इसी से तो मेरी इज्जत बढ़ती है, इसी से मेरी कीमत बढ़ती है कि आप लोग मेरी बात मान जाते हो और मैं जहाँ कहती हूँ वहाँ आप वोट दे देते हो। ये जो आपने मेरी कीमत और इज्जत बढ़ा के रखी हुई है, इसके बदले में मैं आपको एक ही चीज दूंगी कि मैं हर काम ऐसा करूंगी जिससे कि आपकी मूंछ ऊंची हो जाए, नीची ना हो पाए। और ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है शिव जी का, जो कि हीरा भैया ने बताया। यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है महादेव का। गोविंद सिंह जी इसको संपूर्ण करने में अच्छा सुंदर बनाने के प्रयास में लगे हैं। कभी भविष्य में आएंगे गंगा सागर हुआ आने के बाद तो गंगा जी का जल ला करके हम भी उन महादेव को आकर के कभी चढ़ाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं 2 घंटा पहले आ गई, इसके लिए भी माफी मांगती हूँ क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी। मैं आपको बताऊं अभी भी मुझे बोलते समय बीच बीच में नींद आ रही थी। मैं इतनी थकी हुई थी कि मुझे लगा अगर मैं एबीपी कंप्लेंट के बाद घर चल के सो गई तो फिर नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा जल्दी लेके चलो। और वो पायलट भी बेचारे हड़बड़ा से गए मुझे देख करके, गोविंद जी भी घबरा गए कि ये क्या हुआ। मैं तो 2 घंटे पहले आ गई क्योंकि मैंने कहा अगर मैं सो जाती, इतनी थकी हुई थी मैं 4-5 दिन की जर्नी से, और हिमालय में इतनी ठंड थी मैं आपको बताऊं, और यहाँ गर्मी तो जो अपोजिट मौसम होता है बहुत थकाता है, विपरीत मौसम जब होता है। तो इसलिए मैंने हिम्मत करी कि हेलीकॉप्टर में बैठ गए, मैंने कहा चलो उतर जाओ और 2 घंटे वहीं आराम करेंगे। तो अच्छी तरह से भोजन किया। आप सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप सबके लिए मेरी जान हाजिर रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। बोलिए भारत माता की। और इसी तरह से मेरे गोविंद भैया को बार बार जिताते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। सभी से अनुरोध करूंगा कि बिन हरी कृपा मिला नहीं संता, और आप जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करें। ये हाथ से बनी हुई मूर्ति दीदी की फोटो जो चित्र तस्वीर पत्थर पे अंकित कराई गई है और इसमें सुर्खी क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता का दीदी भाव जुड़ा हुआ है और आपको सुर्खी क्षेत्र के